सर का नोट से हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन है ना, तो कहाँ पर से स्टार्ट है, ठीक है। तो जो फिजिकल फेडरलिज्म है, ये तो पता ही है हम लोग को कि डिवीजन ऑफ द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द गवर्नमेंट लेवल पे, तो उसको हम लोग फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। तो जैसे फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 लेवल पे होता है ना, वही जब फिजिकल बोलेगा तो जो टैक्सेशन है उसका डिवीजन होगा 2 लेवल पे। एक कुछ पार्ट है वो यूनियन के पास होगा, कुछ स्टेट के पास, तो उसको बोलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है। फिर स्टेट वर्सेस यूनियन, स्टेट है उनके पास सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो खर्चा करना है वो तो स्टेट को ही करना है ना ग्राउंड लेवल पे, बट लिमिटेड टैक्सेशन पावर है कंपेयर टू द यूनियन। तो ये दिक्कत होती है कि यूनियन के पास है पावर ज़्यादा टैक्सेशन का, बहुत सारे टैक्स लेवी कौन करता है, यूनियन करता है, स्टेट नहीं करता है। फाइनेंस कमीशन है वो क्रूशियल है फॉर ट्रांसफरिंग दी यूनियन रेवेन्यू टू दी स्टेट्स। और आर्टिकल 280 देख लेते हैं, यहाँ पर यही प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट और फॉर्म करेंगे फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर और अर्लियर। तो ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट है वो फॉर्म करते हैं फाइनेंस कमीशन को 5 साल में, हर 5 साल में, लेकिन उससे पहले भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्वासाई जुडिशियल बॉडी, मतलब कुछ कुछ जुडिशरी का भी पावर है फाइनेंस कमीशन के पास। एंड कंपोज ऑफ दी 1 चेयरमैन एंड 4 मेंबर, 1 चेयरमैन एंड 4 मेंबर होंगे। और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स जो होंगे वो एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए। एंड जो भी फाइनेंस कमीशन एडवाइस देता है वो एडवाइजरी होगा, लेकिन जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एडवाइजरी नेचर का, बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। और उनका जो क्वालिफिकेशन है ना, ये सब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। फाइनेंस मिनिस्टर है ना, जैसे मैं अगर खोल के भी दिखाऊं तो ये रहा बेयर एक्ट। जब भी कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो ना, तो एक बार बेयर एक्ट को खोल लेना और एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कुछ नहीं दिया है, क्या क्या है हम रिवाइज ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बोला है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, प्रेसिडेंट शैल विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 5th year और एट सच अर्लियर टाइम एज द प्रेसिडेंट कंसिडर नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होगा उसके 2 साल के अंदर अंदर, वो तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ये डाला गया था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो जाएगा ना, उसके 2 साल के अंदर ही तुम फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर देना। और ये और कितना फ्रिक्वेंटली करना होगा, हर 5-5 साल में बनाते रहना। और उससे पहले भी बना सकते हैं, बट कौन बना रहा है फाइनेंस कमीशन को, प्रेसिडेंट है वो बना रहे हैं। देखना अभी यही वाला चीज़ जो भी हम पढ़ते हैं ना, उसको दिमाग में फिट करते हुए चलना कि देखो यहाँ पर हमने पढ़ा फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट। अब यही लॉजिक जब ना मैंने कल ही डिस्कस किया था ना एक क्वेश्चन में कि कुछ तो कमीशन था, उसको कौन सेटअप कर रहा होगा, तो ये सब काम गवर्नर करेगा ना स्टेट में। तो कमीशन सेटअप करना ये सब फालतू का काम रहता है, वो सब कौन करेगा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब कमीशन सेटअप करते रहते हैं। जैसे लैंग्वेज के लिए भी स्पेशल लैंग्वेज है, इन सब को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बना रहा था, गवर्नर बना रहे थे, है ना। और सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट बना रहे थे। तो इसलिए मैं ना कोई भी एक चीज़ को एकदम याद कर लेती हूँ कि फाइनेंस कमीशन, ये तो कमीशन था और इसको प्रेसिडेंट ने बनाया, मतलब कि और भी कोई कमीशन बन रहा है तो क्या यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं। फिर हर जगह अप्लाई करने का ट्राई करती हूँ, अगर वो अप्लाई हो गया, मतलब कि जितने भी कमीशन हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं, उन सबको प्रेसिडेंट या गवर्नर ही कर रहे होंगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं करते ये सब फालतू का काम, वो एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, है ना। तो प्रेसिडेंट है वो कंसिडर करेंगे नेसेसरी बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन विल शैल कंसिस्ट अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर। तो देखो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन, यस, एक चेयरमैन होंगे एंड बाकी 4 मेंबर होंगे जिनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा है अपॉइंट, फाइनेंस कमीशन के मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन बनाया प्रेसिडेंट ने है तो ऑब्वियस सी बात है अपॉइंट भी वही करेंगे। पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शैल बी सेलेक्टेड। यही चीज़ मैं बता रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है कि क्या क्वालिफिकेशन होगा मेंबर का, किसके ऊपर छोड़ दिया गया, पार्लियामेंट के ऊपर, कि पार्लियामेंट तुम बता देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, सबका क्वालिफिकेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही डालेंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पार्लियामेंट अपने लॉ से डिटरमाइन करेगी कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो भी मेंबर होंगे फाइनेंस कमीशन के वो रिक्विजिट होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी कि क्या क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने बताया फिर, है ना। तो पार्लियामेंट बताएगी, ये बता दिया गया। फिर इट सेल्फ विद द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, और ये कमीशन की ड्यूटी होगी कि वो रिकमेंड करेंगे, किसको रिकमेंड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को। तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, किसको करेंगे,
प्रेसिडेंट को। तो फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट सबमिट होगा तो किसको होगा? प्रेसिडेंट को होगा। ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं लेके जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, गवर्नर की बात कर रही हूँ, अगर गवर्नर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन रहता है उसका भी तो रिपोर्ट आता है ना, तो वो गवर्नर को दे के जाएंगे। ठीक है, सीएम को नहीं देंगे। ओके, फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस which are to be or may be divided between them are under the chapter and allocation between the states of the respective shares of such proceeds, the principles which should govern the grants in aid of the revenue of the states out of the consolidated fund of India। ये वाला लाइन यूपीएससी पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, यही वाला एग्जैक्ट लाइन दिया हुआ था कि क्या प्रिंसिपल होगा फाइनेंस कमीशन से जो ग्रांट इन एड दिया जाता है ना स्टेट्स को, सारी स्टेट को मिलता है क्या ग्रांट इन एड? नहीं। ठीक है, तो क्या प्रिंसिपल होगा जो गवर्न करेगा ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यहीं पे यूपीएससी ने क्या डाल दिया था? कॉन्टिजेंसी कुछ तो डाल दिया था, और वो पब्लिक अकाउंट डाल दिया था, है ना, बट नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगा ना ग्रांट इन एड, और सबको नहीं मिलेगा, इसलिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या प्रिंसिपल होगा। ठीक है, द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट to supplement resources of the panchayat in the state on the basis of the recommendation made by the finance commission of the state। यहाँ पे मेजर्स भी लिए जाएंगे कि क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में किया जाए जिससे पंचायत है उनको भी रिसोर्सेज मिल सके। तो ये फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंड करता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कैसे अपने रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ा सकते हैं, ये सब। फिर द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। फिर एनी अदर मैटर रिफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। अब ये वाला भी याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो रेफरेंस, टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हाँ, तो टर्म ऑफ रेफरेंस भेजा जाता है, किसको भेजा जा रहा है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनेंस कमीशन को भेजते हैं। कौन भेजता है? प्रेसिडेंट भेजते हैं। तो फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि ये जो मैटर है कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, इस पे तुम अपना व्यू बताओ कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं। जैसे मान लेते कि प्रेसिडेंट ने पूछा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमको उनको नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए हमको उस स्टेट्स को जो अफेक्टेड है उनको ज़्यादा पैसा देना चाहिए या नहीं। इस मैटर को तुम डिस्कस करना और फिर उसके हिसाब से एलोकेशन करना। ठीक है, तो ये किसने भेजा? प्रेसिडेंट ने भेजा कि टर्म ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एनी मैटर बोला है ना, ऑन एनी मैटर रिफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। द कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव such powers in the performance of their functions as parliament may by law confer on them। तो पार्लियामेंट है उसको पावर देगी फाइनेंस कमीशन को, एंड फाइनेंस कमीशन है वो अपना प्रोसीजर डिटरमाइन करेगी कैसे कैसे काम करना है। फिर जो भी रिकमेंडेशन होगा फाइनेंस कमीशन का वो क्या है? प्रेसिडेंट शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज द एक्शन टेकन देयर ऑन टू बी लेड बिफोर द इट्स हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन लेके जा रहा है? प्रेसिडेंट है, वो रिपोर्ट को लेके जा रहा है। प्रेसिडेंट है वो रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, उसके ऊपर एक्शन टेकन मेमोरेंडम एंड एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम को साथ में लेके कहाँ पे? हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर, ये तो ठीक है, बाकी अदर वाला प्रोविज़न है। हाँ, हमारा काम हो गया। तो समझ आया ना कि क्वालिफिकेशन, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं बताया गया, कंपोजिशन बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 1 चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर होंगे। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मतलब लास्ट वाला 15th फाइनेंस कमीशन में कौन कौन थे, 16th फाइनेंस कमीशन में कौन कौन मेंबर थे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगी कि कहाँ कौन कौन से होंगे। अगर इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो मेरे शायद पॉलिटी के नोट्स में होगा फाइनेंस कमीशन वाले के तरफ। तो मैंने ये ऐड कर दिया अपने पॉलिटी वाले नोट्स का। अरे इससे ज़्यादा जूम तो हो ही नहीं रहा है, चलो ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा कहीं और शिफ्ट करती हूँ तो जाके बड़ा हो पाएगा ये। अभी ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन देख लें, आर्टिकल 280 क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पावर ऑफ द सिविल कोर्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर 5 ईयर, और इससे पहले भी हो सकता है, एंड सबमिट करेगा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ पीपल के सामने लेके आएंगे और एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ। अच्छा, हाउस ऑफ पीपल ही बस था ना, लेट मी चेक, पार्लियामेंट के सामने लेके जाएंगे या
हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, इच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ठीक है। दोनों पार्लियामेंट में, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों के सामने लेके जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से तो पैसा स्टेट्स में भी जा रहा है ना, और हाउस ऑफ स्टेट में तो लेके जाएंगे ही ना, तो दोनों के सामने लेके जाएंगे, तो बोथ हाउसेस के सामने एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ लेके लाया जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कंपोजिशन, यही चीज़ मैंने मेंशन कर दिया कि 5 मेंबर होंगे, 1 चेयरमैन 4 अदर मेंबर और एक सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन मेंबर नहीं है। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बोला कि एक सेक्रेटरी भी रखना। सेक्रेटरी बस बेसिकली ये काम करता है, यूजुअली IAS ऑफिसर रहता है, वो क्या काम करता है, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाना होगा ना, वो ड्राफ्टिंग वगैरह ये सब का काम, क्योंकि ये लोग जो चेयरमैन ये सब लोग हैं, लोग भी टेक्निकल फील्ड के रहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी रहता है तो पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह काम ईजी हो जाता है। देन अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, होल्ड करेंगे ऑफिस फॉर सच पीरियड जो प्रेसिडेंट बताएंगे इन हिज ऑर्डर, तो अपॉइंट हो रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब कितने साल का इनका टर्म होगा अभी देखा हमने, है ना, फाइनेंस कमीशन पूरा पढ़ा, कंपोजिशन के अलावा कुछ भी डिटेल था क्या, नहीं, 5 ईयर बस बताया, 1 चेयरमैन 4 अदर मेंबर, ठीक। फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड बताया कि फाइनेंस कमीशन हर 5-5 साल में बनाया जाएगा, बट वहाँ के मेंबर का टाइम पीरियड कुछ नहीं बताया कितने साल का टर्म होगा। तो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर सच पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, तो प्रेसिडेंट उस जिस टर्म के लिए उनको अपॉइंट करेंगे उस टर्म तक का वो होंगे, एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट। तो मैंने यही बताया था कि रीअपॉइंटमेंट के लिए उनको रखा जाएगा जिनकी एक्सपर्टीज़ वाला काम होगा। फाइनेंस कमीशन में एक्सपर्टीज़ वाला काम है ना, तो हाँ रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग रीअपॉइंट करेंगे ना। फिर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट कब हटा सकते हैं, मेंटल, फाइनेंशियल, मोरल एंड कॉन्फ्लिक्ट इशूज, अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक्ट में है पार्लियामेंट के, सिर्फ यही बस है कंपोजिशन जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और ईयर वाला तो देख ही लिया था, इसलिए मैं बोली थी कि साथ में ना बेयर एक्ट एक बार पढ़ लेने से ना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो प्रेसिडेंट है वो रिमूव करेंगे कब, जब वो मेंटली सही नहीं होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगा उनका, मोरल एंड कॉन्फ्लिक्ट इशू होगा। देन पावर क्या होगा डिसाइड करते हैं, बेसिस क्या होगा, डिविजिबल टैक्सेस का, शेयरिंग का। देन रिफर करता है मैटर इन इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस टू द प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑन द एनी अदर मैटर रिफर्ड टू द प्रेसिडेंट, इवैल्यूएट्स राइज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, वही मैं बता रही थी कि कैसे स्टेट का कंसोलिडेशन फंड है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए भी एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी। हैज़ पावर ऑफ द सिविल कोड, देन क्वालिफिकेशन कैसा होगा ये डिटरमाइन करेगी पार्लियामेंट, और इसलिए पार्लियामेंट ने क्या एक्ट लाया, फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। तो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 के अंदर फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो कौन होना चाहिए, पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर। तो क्या कोई IAS ऑफिसर को फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बना सकते हैं, यस, बहुत टाइम बनाया, बहुत बार भी ये बनाया गया है, क्योंकि उनको पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस होता है ना। अब मेंबर में कौन कौन हो सकते हैं, एक मेंबर तो जुडिशरी का रखो, क्योंकि तुम्हारे पास क्वासाई जुडिशियल का पावर है, तो जस्टिस वगैरह करना होगा तो एक हाई कोर्ट का जज रख लो, या फिर हाई कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज का नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में सिविल कोर्ट का पावर है ना, तो एकदम ज़्यादा ही जुडिशरी का काम नहीं है, थोड़ा बहुत है, हाई कोर्ट का जज रहेगा या उसका क्वालिफिकेशन है, काम बन जाएगा अपना, इसलिए हम लोग एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में बहुत ज़्यादा ही जुडिशरी का काम नहीं है, क्वासाई जुडिशियल वाला काम है, इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट के जज को ले रहे हैं। बट यहीं पर ट्रिब्यूनल होता तो क्या होता, अगेन उस टाइम पे हम पूरा काम ही उसका जुडिशरी का है, तब तो सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड वाले सुप्रीम कोर्ट के जज उनको लेते ना, इधर काम ही नहीं है, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन। एक दूसरा जो मेंबर होगा वो क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट फाइनेंस एक्सपर्ट, क्योंकि फाइनेंस कमीशन है तो फाइनेंस एक्सपर्ट को तो रखोगे ना, बट ये गवर्नमेंट के साइड से। थर्ड होगा वो जर्नलिस्ट होना चाहिए, मतलब वो सब चीज़ को देखना चाहिए, स्टेट का इन्वायरमेंट हर चीज़, तो एक जर्नलिस्ट को रखो। फिर एक इकोनॉमी के एक्सपर्ट को रखो, तो ये गवर्नमेंट के साइड से नहीं है, तो ऐसे रख रहे हैं मेंबर को। अब कैसे याद रखेंगे हम, जो चेयरमैन होगा उसके पास तो एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर का, बाकी 4 मेंबर है। अब क्वासाई जुडिशियल है तो एक तो हाई कोर्ट के जज को रखना ही रखना, एक गवर्नमेंट साइड से रख लो, गवर्नमेंट के साइड से होंगे तो गवर्नमेंट क्या बनाती है, फाइनेंस पॉलिसी बनाती है ना, फिजिकल पॉलिसी, इसलिए फाइनेंस एक्सपर्ट। एक जर्नलिस्ट को रख दो जिसको सब चीज़ का नॉलेज हो लेकिन इन जनरल, और फोर्थ इकोनॉमी के एक्सपर्ट को रख दो कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा ऐसा वैसा, ठीक है, तो वो पूरा बताएगा इकोनॉमिक एक्सपर्ट। और रिकमेंडेशन जो भी फाइनेंस कमीशन देगा एडवाइजरी होगा, नॉट बाइंडिंग ऑन दी गवर्नमेंट।
देन ये वाला तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, इसको इधर से कर लेते हैं। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बनी थी, उसके चेयरमैन कौन है? अब देखो 16 फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया है ना, तो यूपीएससी उसका स्टैटिक पूछता है, तो इसलिए हमको फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी। ये तो मेरे को ऐसे ही याद रहता है, पता नहीं क्यों केसी नियोगी कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ कुछ पढ़े रहते हैं ना हम लोग। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के केसी नियोगी है। 14th फाइनेंस कमीशन है। अभी यही बता रही थी मैं कि पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कब क्या क्या था, तो मैंने ना ये वाला पढ़ा हुआ था, ये तब के नोट्स में मैंने ऐड किया हुआ था, तो था है ना। तो क्या था, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1952 में बनी थी, ये भी पता होना चाहिए। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होगा मतलब 1950, उसके 2 साल के अंदर बनाना होगा फाइनेंस कमीशन, इसीलिए यह 1952 है ना। तो रीज़न भी पता अपने को, केसी नियोगी है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है। 14th फाइनेंस कमीशन बनाई गई, उसके थे कौन? वाई वी रेड्डी। और इसके कौन है? ये इंक्रीज़ करेंगे स्टेट का शेयर टू 42%, बिग जंप फ्रॉम दी 32%। तो इससे पहले 32% वॉज द हाइएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट जंप हमको 14th फाइनेंस कमीशन में दिखा था, वो भी 42%। 42% से आज तक बढ़ा नहीं है, इसलिए जब मैंने देखा ना कि वहाँ पे 45% लिखा था, मैंने देखते ही काट दिया उसको, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन वॉज दी हाईएस्ट। अब तक 42% को क्रॉस किया ही नहीं है कोई फाइनेंस कमीशन, तो 45% तो नो चांस कि वो होने वाला था करेक्ट। तो ये था कि हिस्ट्री पता होना चाहिए, बिग जंप फ्रॉम द 32%। फिर 15th फाइनेंस कमीशन आया, और यहाँ पर थे कौन? एन के सिंह थे, उन्होंने 41% कर दिया। क्यों? एडजस्टमेंट फॉर दी जम्मू एंड कश्मीर, यही बता रही थी मैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और यूज़ किया गया 2011 का। पॉपुलेशन ये भी बताया था मैंने। परफॉर्मेंस इंसेंटिव पोस्ट पेंडेमिक एडजस्टमेंट, तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो अब स्टेट को थोड़ा कम पैसा देंगे ना, क्योंकि सेंटर के पास थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखने वाली है। तो यहाँ पर 41% कर दिया। फिर 16th फाइनेंस कमीशन है, उस टाइम पे ये रिपोर्ट नहीं आया था, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2023, रिपोर्ट टेबल होगा ऐसा बताया था। हाँ चलो, की हाईलाइट्स लेटेस्ट आया था 2026। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का कितना होगा? तो ये सब 42, ये सब वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल डिवोल्यूशन पता है ना, सेंटर से स्टेट जाता है तो वो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है, और स्टेट टू स्टेट देख रहे हैं तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए क्राइटेरिया है कि किस किस बेसिस पे दिया जाएगा, है ना। और वर्टिकल डिवोल्यूशन का परसेंटेज होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन है चेयरमैन? अरविंद पनगड़िया 2023 में। और कितना क्या है स्टेट का शेयर? अभी भी 41% ही रखा उन्होंने। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, उन्होंने शिफ्ट टुवर्ड्स परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया रखा। न्यू वेट फॉर द स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू दी, कि स्टेट है वो कंट्रीब्यूट जीडीपी जीएसडीपी में कितना कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा वेटेज देने का ट्राई किया है 16th फाइनेंस कमीशन ने। एफिशिएंसी ओवर द प्योर इक्विटी। फिर नो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स एंड पोस्ट 15th फाइनेंस कमीशन प्रैक्टिस प्रमोट्स फाइनेंस डिसिप्लिन एंड हार्ड बजट्स कॉन्स्ट्रेंट्स। अब जो लोकल बॉडीज़ है 3rd टियर वाली, साफ बूस्ट दिया गया अर्बन गवर्नेंस अमिड अर्बनाइजेशन, ग्रांट्स टू दी अर्बन लोकल बॉडीज इंक्रीज टू 45% शेयर। और क्या किया गया? एब्सोल्यूट ग्रांट अर्बन लोकल बॉडीज, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम वो वाले में आ जाते हैं, ये हमने बेसिक कर लिया है। अब फाइनली ये वाला बता रही थी मैं। हाँ, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का याद हो गया ना, केसी नियोगी करके याद रख सकते हैं। फाइनेंस नियोगी ऐसे कैसे याद रखेंगे? योगी जी, कोई भी आता है ना योगी जी, तो उनको थोड़े पैसे देते हैं ना, 11 रुपये 51 रुपये, तो केसी नियोगी फाइनेंस से याद रखना। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, तो पहले कोई भी योगी आएंगे तो आप उनको पैसे दोगे ना, है ना, तो उससे याद रखना। उसके बाद ये 12, 13, 14, 15, ये क्योंकि यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था, और सर के नोट्स में कब का है, देखो 2 साल पहले का ही है ये नोट्स, और ये तब का था, और ये तब भी पूछा था यूपीपीसीएस में, तो याद रखना पड़ेगा। कभी भी यूपीएससी मैच दी फॉलोइंग करके पूछ सकता है, ठीक है। तो हम याद रखते हैं। 11th वाला का हमने याद रखा था ना, कहीं पर मैंने लिखा क्या? 11, 12, 13, 14 करके साथ में कहीं नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है क्या? तो एक जगह लिख लेना चाहिए मेरे को, यहीं पे लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाले के कौन थे? केसी नियोगी। ये कब बना था? 1952 में बना था, ठीक है।
सेकेंड वाले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 इनको याद रख लेते हैं, बस काफ़ी है। फिर इतना 11 तक का तो जाएगा भी नहीं खैर, बट फिर भी 12th फाइनेंस कमीशन में सी रंगाराजन, फिर 12th में सी रंगाराजन एंड ये केलकर है। एंड 14th वाले में कौन है, YV रेड्डी, फिर NK सिंह, YV रेड्डी NK सिंह, YV रेड्डी एंड दिस इज NK सिंह, और ये तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। हाँ, तो 16th वाला तो अपने को याद रहता ही है ना, बाकी को याद रख लेते हैं। पहला वाला मैंने बताया, कोई भी आएगा योगी तो उसको क्या देंगे, पैसे देंगे, तो केसी नहीं होगी। 12 में रंगा राजन, तो मैंने ऐसे याद रखा है, रंगा है तो 2 वर्ड है, और केलकर, केलकर इसमें तो खैर 4 वर्ड है। का तो सेम है करके 3 याद रख लेते हैं मैंने। रेड्डी ऐसे याद रखने से लेकिन भूल जाएंगे, कैसे याद रखें, RKRS, RKRS करके याद रख सकते हैं, RKRS, RKRS, RK, फिर रंगा ने नहीं, ऐसे याद रखते हैं, रंग बिरंगा केला खरीदा 12 रुपये में। देखो दर्जन में आता है ना केला, तो 1 दर्जन में 12 केला होता है, तो 12 से स्टार्ट होगा। रंग बिरंगा केला लिया रेड्डी ने, और सिंह और अरविंद को दिया, ठीक है। रंग बिरंगा केला लिया रेड्डी ने, और नहीं, रंग बिरंगा केला रेडी है सिंह एंड अरविंद के खाने के लिए, ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं। तो नियोगी से योगी जी, हाँ यहाँ पर इसको भी और लिंक करके ट्राई करते हैं कि जैसे योगी जी आए, योगी मतलब कि जो भी सन्यासी है वो, तो उनको रंग बिरंगा केला रेडी करके सिंह एंड अरविंद देने गए, ठीक है। तो योगी जी जैसे आए वैसे ही रंग बिरंगा हम केला रेडी किए और उनको सिंह और अरविंद देने चले गए, ठीक है। तो नियोगी, फिर रंगाराजन, फिर केलकर, देन रेड्डी, फिर सिंह, फिर अरविंद, ठीक है। और लास्ट 2 का तो याद रहेगा ही, तो मैच द फॉलोइंग जैसे ही आएगा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा डिवोल्यूशन भी देख लेते हैं। 12th फाइनेंस कमीशन में 30.5 था, याद नहीं करना है, बस ट्रेंड देखना है, ठीक है। 30.5 था, फिर बढ़ा 32%, फिर और बढ़ा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ देखने को मिला, 13 से 14, तो केला से रेड्डी, केला को रेडी होने में सबसे ज़्यादा परसेंटेज लगा, ठीक है। तो 32% से 42%, एंड देन 41% NK सिंह के टाइम पे था, और अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसमें भी 41% ही है, ठीक है। और ये वही बताया गया है कि 1% रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यूनियन है उसको एडिशनल रिसोर्सेज दिया गया कवर करने के लिए नीड्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब मेंबर्स को पढ़ लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोनों के मेंबर याद रख लेते हैं, 15th एंड 16th, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर कौन कौन है। चेयरमैन तो हमको पता है NK सिंह, वही मैं बता रही थी IAS ऑफिसर को रखते हैं, तो ये IAS ऑफिसर थे NK सिंह, ठीक है। थे क्या, अभी भी है NK सिंह, है ना। तो ये IAS ऑफिसर है। फुल टाइम मेंबर हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में देखा कि 4 लोगों को मेंबर रखेंगे, तो ये तो 3 ही लोग हैं, है ना। एक और को रख सकते हैं बट इन्होंने नहीं रखा था, ठीक है। तो अनूप सिंह, फिर अजय नारायण झा, अशोक लाहिरी, ठीक है। फिर पार्ट टाइम मेंबर थे प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद्र, एग्री इकोनॉमिस्ट, एंड सेक्रेटरी को तो याद रखने की जरूरत नहीं, अरविंद मेहता। यही मैं बता रही थी कि सेक्रेटरी भी यूजुअली IAS ऑफिसर ही रहता है। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा फेमिलियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, हम बस और कुछ नहीं। तो NK सिंह, N से नारायण याद रख लेना कि नारायण है वो भी है, कि नारायण भगवान है वो भी फाइनेंस में हेल्प कर रहे हैं 15 फाइनेंस में। अनूप है एंड अशोक है, दो लोग ए से है और एक नारायण है। अनूप अशोक नारायण NK सिंह, अनूप अशोक नारायण NK सिंह, बस एक बार पढ़ लेना। बाकी पार्ट टाइम मेंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है ना, तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं 16th, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है वो इकोनॉमिस्ट तो है ही, फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी है, मतलब फाइनेंस कमीशन के ही वाइस चेयरमैन भी थे वो, सॉरी फाइनेंस कमीशन को बोलते हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी थे फॉर्मर, ठीक है। अरविंद पनगड़िया है वो इकोनॉमिस्ट तो है ही और नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी थे। और ये तो हाँ चलो ठीक है। फिर फुल टाइम मेंबर नीति आयोग के चेयरमैन तो पता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर ही नीति बनाते हैं, अगर याद रखना।
और उसी के वाइस चेयरमैन थे तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो प्राइम मिनिस्टर की नज़र में तो पहले से ही थे। तो जब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाने का टाइम आया तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि इनको बनाओ चेयरमैन, है ना, अरविंद अच्छा काम करता है करके। फिर अरविंद है, फिर अपने साथ वो अजय नारायण झा। अब ये देखो सेम मेंबर है, अब भी देखा है ना। तो यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि ये अजय नारायण झा वॉज ऑल्सो वॉज मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ऑल्सो दी मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, यस। तो अब तो एक ठुक नाम तो याद ही नहीं रखना ना, ये तो सेम हो गया, अजय नारायण झा तो दोनों में है। तो इधर सिर्फ अनूप एंड अशोक याद रखना, अनूप एंड अशोक, ठीक है। बाकी एनके सिंह तो हमने याद रख ही लिया है, अनूप एंड अशोक बस है, बाकी ये मेंबर तो है ही। फिर दो झोंक अब रखे। अब देखो इधर देखो तीनों लड़के लोग हैं। अब हमने सोचा कि 16th फाइनेंस कमीशन में अब थोड़े लड़की लोग को भी रख लेते हैं यार। एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये IAS ऑफिसर थी, तो मिसेस एनी जॉर्ज। फिर निरंजन राधाध्यक्ष, निरंजन को भी एक रखा गया। तो जन याद रख लेना, निरंजन। बट बाद में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट से, सीकिंग रिप्लेसमेंट, वो याद रखने की जरूरत नहीं। तो एक मेंबर तो दोनों में कॉमन है, दैट वाज अजय नारायण झा, और एक फीमेल को भी रख लिए तो एनी एंड निरंजन भी थे, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। फिर हमको क्या याद रखना नाउ, अब फाइनली ये वाला याद रख लेते हैं जो न्यूज़ में था। ये विजन आयस का ही मैंने लिया है क्योंकि वो बहुत अच्छे से ऐसे टेबल बना के बनाया है। तो लास्ट ईयर का पहले पढ़ लेते हैं। लास्ट ईयर में मैंने ये वाला याद करवाया था, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला था, IPA DP फेटे, यही याद रखवाया था वेटेज के हिसाब से, IPA DP फेटे। इसमें क्या था, सबसे पहले नंबर पे इनकम डिस्टेंस, दिस वॉज इनकम डिस्टेंस, इसका 45% था। फिर P से क्या था, पॉपुलेशन, 2011 सेंसस के बेसिस पे 15%। IPA A से एरिया था, अगेन 15%। DP डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5। फिर फेटे FE मतलब फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 10%। फिर TE टैक्स एफर्ट्स 2.5%। तो IPA DP फेटे यही याद रखा था। अब देखते हैं, I तो अभी भी है, P भी अभी भी है, IPA, फिर DP FE, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आएगा, फेटे, ठीक है। अभी ये वाला हट गया है, फेटे लास्ट वाला हट गया, तो अच्छा है ना। हम लोग IPA DP फेटे ये लिख रहे थे, टी को काट देना, बस लास्ट वाला हटा ना। और यहाँ पर पहले मैंने क्या याद करवाया था, 45%, देन 15%, फिर अगेन 15%, फिर 12.5, देन 10, फिर 2.5। अब क्या हो गया है, 45 की जगह 42.5, तो कम हो गया, ठीक है। पहला वाला कम हो गया, इनकम डिस्टेंस वाला 42.5। बस ये याद रखना कि 0.5 वाला डेटा है अब, ठीक है। 42.5 तो 3% कम कर दिया है, मतलब 2.5 कम किया है, लगभग चलो 2.5 ही याद रख लेना। देन सेकेंड वाला पे 15% था, लेकिन अब क्या है 17.5, तो थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। तो 17.5 जो सेकेंड नंबर पे था IPA, ठीक है, IP। फिर A वाला था ना, उसको 15 से सीधा 10 कर दिया, तो एरिया वाले को और कम वेटेज कर दिया, 5% कम कर दिया, ठीक है। ये हो गया। एंड देन IPA, फिर DP में क्या था, D से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 था, इसको भी कम कर दिया 10.5। फिर क्या था, IPA DP फेटे, अब 23 से इसको तो हटा ही दिया, तो उसको एक नया क्राइटेरिया लाना था, दैट वाज कंट्रीब्यूशन टू GDP, कि कौन सा स्टेट GDP या GSDP में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको 10% का वेटेज दिया। तो अब स्टेट के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन GDP में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हम देख रहे थे कि यूपी है, उसका जो GDP में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा। जैसे महाराष्ट्र है वो तो करता ही था, लेकिन यूपी का भी अब बढ़ गया है कि वो स्टेट के GDP में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो इसके लिए भी एक क्राइटेरिया डाल दिया ताकि बाकी स्टेट भी थोड़ा सीखे कि कैसे प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है ना। तो अब हमको याद क्या करना है, पहले वाले को ध्यान में रखते हुए IPA DP FE TE ये टेबल बनाना और 2-3 बार लिख के देखना, ठीक है। मैं 1-2 बार लिख के खुद ही बता दे रही हूँ कि कैसे लिखना है। ये लिखा और इधर लिखना 15, इधर लिखना 16। पहले क्या याद करवाया था मैंने, 45, 15, 10, और उसके बाद नहीं 10 से पहले एक बार 10 से पहले 12.5 था,
फिर 10 था, फिर 2.5 था, है ना। ये क्राइटेरिया था, एक बार चेक करें तो 45, 15, 15, 12.5, 10, फिर 2.5। ठीक, अब क्या करना है, पहले कम करो। अभी ये वाले को तो पहले ब्लैंक छोड़ दो और यहाँ पे एक और लिखो, क्या, टैक्स एफर्ट बाय द स्टेट्स, मतलब जीडीपी कंट्रीब्यूशन, स्टेट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, बस जीडीपी कंट्रीब्यूशन। इसमें पहले 10% दे दो। अब इधर करो कम, 12.5%। अब पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना है, ठीक है, कितना बढ़ाएंगे, 17.5, 2.5 इधर से कम किए और इसको दे दिए, बस यही किए हैं। ठीक है, 2.5 इधर से कम किए और इसको दे दिया, तो अब बैलेंस हो गया। इन दोनों को अभी भी ऐड करूँगी उतना ही आएगा, इन दोनों को ऐड करूँगी उतना ही आएगा। ठीक है, एरिया को क्या करना था, कम करना है, एरिया कम करना है तो 10%, 5 कम करी हूँ मैं इधर से। ठीक है, फिर इधर 12.5 था, उसको करी मैं 10, इधर 2.5% कम करी, है ना। एंड FE से ये तो एज इट इज़ रखो, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी बहुत ज़रूरत है अपने को, तो वो सेम ही रखो। T तो हटा ही दिया, तो देखो ये बचा और उसको ऐड कर दिया इधर, है ना। और इधर भी मैंने कम किया था, कितना कम किया था, 16, 17। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो ये वाला डेटा तो कितना ईजी है, 3 ठोक तो 10% 3 ठोक क्या, बाकी सब 10% ही है, बस 42.5 एंड 17.5% ही है। तो अगर फाइनल में बताऊँ, IPA DP फेटे को फिर तो लिख लिया, टी को काट के जीडीपी कंट्रीब्यूशन लिखना, इसको लिखना 42.5, इसको लिखना 17.5, फिर 10 10 10 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। ठीक है, तो हो रहा है 100%। बस यही है, इतना ही याद रखना है, और तो कुछ हुआ नहीं है। 16 फाइनेंस कमीशन में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट से शेयर है, डिविजिबल पूल रिमेन 41% ही है, अनचेंज्ड है 15 फाइनेंस कमीशन से। तो यूपीएससी क्या फंसाएगा कि 15 फाइनेंस कमीशन से इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, नहीं, एज इट इज़ ही है, 41% ही है। उसी का ही हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्राइटेरिया है वो ही बस चेंज किया है। तो चेंज क्या हुआ है वो पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है। डिविजिबल पूल था ना, कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग दी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सेसेस एंड सरचार्ज। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टैक्स रेवेन्यू जो ग्रॉस वाला है उससे जब माइनस कर दोगे ना, टैक्स कितना कलेक्ट करने में भी तो पैसा खर्चा जाता है, गाड़ी जाएगा ना टैक्स कलेक्ट करने के लिए, फिर ये और रिसोर्सेज यूज़ होंगे, मैन पावर यूज़ होगा, तो उसको हटाने के बाद जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसको हम लोग डिविजिबल पूल का हिस्सा मानते हैं और वही डिवाइड होता है। फिर हायर डिवोल्यूशन, Southern states will see higher devolution due to the inclusion in the contribution to the GDP। अब ये तो देखेंगे हम, क्योंकि सदर्न स्टेट है वो GDP को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया और केरला हो गया, ये सब GDP में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए उनको हायर डिवोल्यूशन देखने को मिलेगा ही, है ना। एज क्राइटेरिया रिड्यूस द वेटेज टू द इनकम डिस्टेंस, देखा ही था, इनकम डिस्टेंस को कम किया 45 से 42.5%। पार्ट टू द मैक्रो एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर 3% रिस्पेक्टिव GSDP, ये सब कंपनी है। 16 फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन देखा हमने अरविंद पनगड़िया है, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, तो प्राइम मिनिस्टर की नज़र में पहले से थे, क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उन्हीं ने ही बनाया प्रेसिडेंट को रिकमेंड करके, और इनका जो रिकमेंडेशन है हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कब से इम्प्लीमेंट होगा, 2026, ये अप्रैल से, एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो मैंने इसलिए याद रखा था क्योंकि CGPSC में पूछता है, इसलिए अप्रैल से इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, 2026 से कब तक रहेगा, 2030-31, मतलब कि हमारा पूरा मतलब IAS ऑफिसर बन जाएंगे तब तक वो चलते ही रहेगा इम्प्लीमेंट 16 फाइनेंस कमीशन। तो एक बार याद कर लो, बस काम खत्म है, 2030-31 तक का, बाप रे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यही तो बताया था मैंने, ये सब तो है ही, पढ़ लिया हमने। ठीक है, बस इतना ही था। अब इसी परसेंटेज वाला है उसी को ही बार बार रिवाइज कर लेना। पॉपुलेशन में अगेन 2011 सेंसस ही यूज़ किया है ना।